अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग कल दिन भर चलती रही और कहा यह गया कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान को मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पीटीआई इस बात पर कायम रही कि वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेगी, जिसके बाद 2/3 अक्सरियत से ये फैसला हुआ कि जस्टिस याया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया जाएगा। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, सदर पाकिस्तान ने मंजूरी भी दे दी, लेकिन इसके बाद सीनियरिटी प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए तहरीक इंसाफ की तनकीद अब जारी है कि ये ज़्यादती की गई है, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया है। इसके ख़िलाफ़ अब 2 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी भी बनाई जा रही है पीटीआई की तरफ से कि वो कोर्ट्स में भी इसको चैलेंज कर रहे हैं, जिसका तजिया निगारों की राय में कोई ख़ास फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि अमेंडमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन इसके साथ साथ एहतजाज की कॉल भी हामिद खान साहब कह रहे हैं कि दी जाएगी। याया अफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने के ख़िलाफ़ हम मार्च करेंगे। वकला की तरफ से 26 तारीख को लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। जमात इस्लामी ने भी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस कोट एंड कोट कहकर हुकूमत पर तनकीद की। इस सारी सूरत हाल में सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो साहब भी पहले ये कहते रहे कि मंसूर अली शाह साहब को वो चूज़ करेंगे, लेकिन हैविंग सेड दैट ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा कि अगर वो आते हैं तो इलेक्शन का ऑडिट शुरू हो सकता है। साथ साथ बिलावल साहब ने भी ये कहा कि उनको डाउट है कि मंसूर अली शाह साहब जजेस को कंट्रोल कर पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, जिसके बाद ये एक आम तासुर था कि हुकूमत अपना माइंड वाज़े कर चुकी है कि उनको ये फेवरेबल ऑप्शन नहीं लगता, जिस बुनियाद पर नंबर 3 सीनियरिटी लिस्ट को उन्होंने चूज़ किया है। और इसके साथ साथ ये कि जो क्लैरिटी है इस तरमीम में, जो 26वीं आइनी तरमीम हुई है, इसमें भी काफ़ी सुकम मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि नया आइनी बेंच जो तश्कील दिया गया है उसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी। अब उसमें सूबों की बराबर नुमाइंदगी के लिहाज से अरकान को सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन टेन्योर कितना होगा और किस तरह से वो ऑपरेट करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसको क्लियर करने के लिए ये भी आर्गूमेंट किया जा रहा है कि हो सकता है इस नौइयत की मज़ीद तरामीम भी हुकूमत को लानी पड़े। फैसल वावडा साहब ने भी इस तरफ इशारा किया। इस सारी सूरत हाल में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट पीटीआई की तरफ से की जा रही है याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट पर, इसको गवर्नमेंट कैसे डील करेगी, और इन केस कोई मार्च किया जाता है, एहतजाज होता है, तो फिर हुकूमत का लाहे अमल क्या होगा, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शहजाद इकबाल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। और शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जमात इस्लामी की बात कर लें, तहरीक इंसाफ की बात कर लें। बयानिया अब ये बनाया जा रहा है कि मर्ज़ी का चीफ जस्टिस कोट एंड कोट लाने के लिए ये 26वीं तरमीम को अपनी फेवर में इस्तेमाल किया है हुकूमत ने, लेकिन अगर ये तरमीम 2/3 अक्सरियत से हो गई और इसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी ने 3 में से एक नाम चूज़ करना था, तो फिर इस नाम का इंतखाब करना इतना सरप्राइजिंग क्यों है तहरीक इंसाफ के लिए, जो बिलाखिर मुसव्वदे पे कोई एतराज़ नहीं कर रही थी, सिर्फ वोट देने को एब्सटेन किया उन्होंने? मुजम्मिल साहब, बात यह है कि मर्जी का आर्मी चीफ लगाते लगाते अब वो मर्जी के चीफ जस्टिस की तरफ चल पड़े। आपको याद होगा कि जनरल फैज़ हमीद को वो आर्मी चीफ ही बनाना चाहते थे, और अब पता नहीं उनका क्या मुस्तकबिल है, सज़ा हो चुकी नहीं हो चुकी, फील्ड कोर्ट जनरल कोर्ट मार्शल अभी पब्लिक नहीं हुआ, आ जाएंगी सामने और फिर बहुत सारी हकीकतें खुल जाएंगी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि वो अब सियासत से ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है उनका पकड़ा जाना और सारा कुछ होना। तो अब आप आ जाएं मर्ज़ी के चीफ जस्टिस पे कि ये इनकी PMLN की ख्वाहिश है। मर्ज़ी का आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ लगाया, क्या सलूक किया उन्होंने नवाज शरीफ के साथ। मर्ज़ी का जनरल बाजवा लगाया, क्या सलूक किया इन्होंने। मर्ज़ी का आर्मी चीफ भुट्टो ने 7वें नंबर से जनरल ज़ियाउल हक को लगाया, क्या सलूक किया। ये मतलब हमारी हिस्ट्री है ना। तो आप अदालतों से क्या तवक्को करते हैं कि ये जो जजेस हैं, आज़ाद माइंड हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेलते थे, 2 साल से इस्टेब्लिशमेंट के सामने सर दिए खड़े हैं कि जो मर्जी कर लो, नहीं मानते, उनको छेड़ते हैं, ऑर्डर्स करते हैं। जहां जुरिस्डिक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नहीं है उनको सो मोटो से मना किया गया है। आपको याद होगा यहाँ सिद्दीकी साहब लिया करते थे सो मोटो, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आए थे कि नहीं ले सकते आप। इसके बावजूद जस्टिस बाबर सत्तार और बाकी लोगों ने हर वो काम किया जो उनकी लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आता नहीं था, किया। सुप्रीम कोर्ट ने रोका फिर आके उनको भी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो आपका ख्याल है कि जस्टिस याया अफरीदी, जो आप समझे दूसरे नासुर मुल्क हैं, इंग्लिश जज हैं, बिल्कुल सवालात नहीं करते, और जब बोलते हैं बहुत टू दी पॉइंट बोलते हैं। उनकी हिस्ट्री है ये। वो जिस मर्जी बेंच में बैठे हो आप उनके बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वो किस तरफ जाएंगे। वो जाते हैं आइन और कानून पे। तो ये गलत फहमी है
आपको पता है कि कुछ यूट्यूबर्स और कुछ पार्टी के अपने लोग एक बाकायदा बयानिया बना रहे थे कि जी मंसूर शाह ही आ रहे हैं। 3-4 दिन पहले एक कैंपेन चली और लोगों को यकीन दिलाया। फिर हम ये कह रहे थे कि अगर ये काम होना था तो फिर ये आईनी तरमीम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह एक बहुत काबिल जज हैं, लेकिन बिल्कुल बायस नजर आए जब ये मखसूस नशिस्तों पे आए तो उन्होंने यकसुई से मुकम्मल इंसाफ सिर्फ पीटीआई को फराम कर दिया। राना साहब एक पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए, कदा कलामी की माजूर, लेकिन कुछ लोग आपने यूट्यूबर्स का जिक्र किया ना, ये भी कहा जा रहा था कि मौलाना साहब ने पीटीआई को कह दिया कि मंसूर अली शाह साहब को ही हम बनवाएंगे और उसके बाद उनकी हिमायत हासिल की। ये भी झूठी खबर थी, ये भी रूमर था। देखें, मैंने कल पूछा कमेटी में मौजूद एक शख्स से कि आपने जो ऐलानात किए कि जी ये 2/3 अक्सरियत से फैसला, इसका मतलब है कि एक वोट तो आपके खिलाफ है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल कामरान मुर्तज़ा का है, और उन्होंने बड़ी शाइस्तगी के साथ ये बात कही कि मुझे याया अफरीदी की पर्सनल ज़ात पे बतौर जज कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं यह मुखालफत सिर्फ सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे कर रहा हूँ। आपको पता है आजकल सलमान अकरम राजा साहब बहुत स्टॉलवर्ड हैं इस वक्त सारी पीटीआई को लीड करने में। उनका 2019 का ट्वीट आ रहा है ना सामने कि सिर्फ सीनियरिटी ही जजों की अपॉइंटमेंट में या उसमें नहीं देखी जानी चाहिए। जी। ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो हमारे यहाँ जिस तरह जजेस ने फैसले जब अपने ही दिए हुए फैसलों के खिलाफ दिए तो उन्हें फिर लिखना पड़ा कि हम जज शौरी या लाशौरी कैफियत में फैसले देते हैं। मतलब हमारी अदलिया का ये हाल है। आप इसको आज़ाद कहते हैं, जो लोग ये आर्गूमेंट बिल्ड करते हैं कि ये जजों की जो निज़ाम इंसाफ में मदाखलत होगी। भाई आप तो हर तरह से सियासत कर रहे थे, करते आ रहे हैं, तो फिर आपको मदाखलत करने के लिए पार्लियामेंट भी तो एक इदारा है ना। अगर आप अदलिया हैं तो पार्लियामेंट क्या है? तो दोनों बराबर के सतून है ना। आइन देता है और पार्लियामेंट आपको क्रिएट करती है। तो इतनी भी आजादी नहीं होनी चाहिए कि आपका जो दिल करता है आप सजाएं दें और पूछे नहीं, आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाएं, कोई पूछे नहीं। लेकिन राना साहब अब आर्ग्यूमेंट ये हो रहा है ना कि एग्जीक्यूटिव बहुत एम्पावर हो गई अगेंस्ट जुडिशरी। शहजाद साहब आपकी तरफ आता हूँ, ये इससे पहले कि हम करंट चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं जिनको नामजद किया गया उसकी बात करें, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को लेके जो एक बहुत बड़ी डेफेमेशन की कैंपेन चली कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और उन्होंने एक्सटेंशन कबूल कर लेनी है, बल्कि वो मांग रहे हैं एक्सटेंशन। जिन लोगों ने रिपीटेडली ये बात की, आपको नहीं लगता इन रेट्रोस्पेक्ट बहुत बड़ी ज्यादती की है जिस तरह से वो रिटायर हो रहे हैं अब? जी मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से जैसे भी आमिर इलियास राना साहब ने कहा कि चंद यूट्यूबर्स जो है वो तो बहुत ज्यादा ये बात कर रहे थे पिछले 3-4 महीने से कि जो भी कुछ इस मुल्क में हो रहा है, कोई भी फैसला आ रहा है, उसकी वजह यही है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन देने का प्लान है या लेने का प्लान है। अब जहां तक जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की बात है, वो ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा साफी भी बता चुके हैं, आपके लॉ मिनिस्टर भी बता चुके हैं कि उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया था। जब ये कहा गया था कि हम एज बढ़ाना चाह रहे हैं या हम टर्म बढ़ाना चाह रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा था कोई ऐसा फैसला जो कि पर्सन स्पेसिफिक होगा और सिर्फ मेरी जात तक होगा, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट करूंगा। तो ये उनका एक स्टेटमेंट हमारे सामने जर्नलिस्ट के जरिए भी आया है, लॉ मिनिस्टर के जरिए भी आया है। लेकिन हुकूमत का प्लान था, ये तो मेरे ख्याल से बड़ा वाज़ेह है, क्योंकि जो पहली डिबेट हो रही थी और इस पर लॉ मिनिस्टर आके बात कर चुके हैं कि 2-3 प्लान है हमारे। एक तो वो कहते थे क्योंकि हमें ब्यूरोक्रेट्स की पेंशन का इशू है, इसलिए मुमकिन है कि हम एज बढ़ा दें, और अगर एज बढ़ाई जाती तो जाहिर सी बात है उस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब बेनिफिशरी होते। या फिर जब ये कहा जा रहा था कि हम टर्म फिक्स कर दें, क्योंकि टर्म जो है वो बहुत ही इसमें वेरिएबल होता है कि कोई चीफ जस्टिस जो है कम अरसे के लिए आता है, कुछ ज्यादा आता है, अगर वो करते तो भी एक्सटेंशन मिलती। जो पहला ड्राफ्ट था जिसमें ये कहा गया था कि जो आईनी अदालत बनेगी वहां पे जजेस की एज जो है वो 68 होगी और वहां पे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी लग सकते हैं। तो उन चीजों से तो ये इशारा मिल रहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को रखना चाहती है हुकूमत। और इनफैक्ट बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी हैदराबाद में जो स्पीच की थी उसमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं चाहिए तो हमने उनको नहीं रखा। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि इस तरह का प्लान हो सकता है। बट ऑब्वियसली जो फाइनल मुसवदा हमारे सामने आया उसमें क्योंकि हो सकता है क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब पहले ही मना कर चुके थे, तो हुकूमत को एक दूसरे प्लान की तरफ जाना पड़ा। उसमें आईनी अदालत भी है, अब आईनी वो बेंच में तब्दील हो गई है। तो मेरे ख्याल से कुछ जो हद तक तनकीद हो रही थी या जो हर चीज को मिलाया जा रहा था कि नहीं ये काजी साहब जो है एक्सटेंशन लेने के लिए कर रहे हैं, वो गलत था। लेकिन ये कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि हुकूमत के प्लान का ये कभी हिस्सा नहीं था। लेकिन शहजाद साहब, इस पे जिस तरह से आपने कहा कि पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात हो रही थी, फिर वो बेंच में कन्वर्ट हो गया। अब इस पर बेशक हम यूएन का मैं देख रहा था, ह्यूमन राइट्स के जो चीफ हैं वॉल्कर टर्क, उन्होंने कहा कि उनको कंसर्न है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच
इंटरवीन कर रही है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन है। तो आपको लगता है कि इसकी जो इमेज बिल्डिंग है वो इस तरह हुई कि हाई कोर्ट का जज ट्रांसफ़र कर देंगे, इसके अलावा एक पैरेलल कोर्ट बन जाएगी, इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, इतना सब हुआ है इस तरमीम में या आधे से ज़्यादा प्रोपेगेंडा था? नहीं, इतना तो नहीं हुआ। ऑब्वियसली जो फाइनल तरमीम पास हुई उसमें तो नहीं हुआ, लेकिन जो पहला जो 15 सितंबर 16 सितंबर का जब इजलास बुलाया जा रहा था वो मुसवदा साहब ने आया था, उसमें इनमें बहुत सारी बातें थी। आर्टिकल 8 के हवाले से भी था कि उसको खत्म करके उसको अमेंड कर दिया जाए। तो उसने तो अभी जैसे फजल रहमान साहब ने कहा कि जो काला सांप था उसका जहर तो हमने खत्म कर दिया है, तो वो मुसवदा बहुत मुख्तलिफ था जो ये आया है। लेकिन मेरी नजर में इसमें भी प्रॉब्लमेटिक चीज है। लेकिन पहले मैं जरा ये जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो इसके खिलाफ एहतजाज भी करेंगे और वो नहीं मानते, और ये पर्सन स्पेसिफिक है। बहुत ही अपराइट जज हैं जस्टिस याह्या आफरीदी साहब। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, कभी आपको पॉलिटिकली उनकी कोई लीनिंग नहीं नजर आएगी। एक बैलेंस्ड जज है, वो मसया कॉम्प्लेक्स भी नहीं है उनमें जो हमारे माजी के चीफ जस्टिस में देखा गया है, या सेल्फ राइटियस होते हैं, एक मसाया कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी नहीं है उनमें। तो मेरे ख्याल से में भी उन्होंने डिसेंटिंग नोट लिखा ना, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन। जी बिल्कुल, वहां आपको पता है कि 6 जजेस जो हैं वो एक तरफ थे जिन्होंने लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन खत्म किया, लेकिन वो एक वाइस जज थे जो कि दूसरी तरफ थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक अच्छे कैरेक्टर के एक अच्छे जज हैं और आइन के मुताबिक फैसले देते हैं। तो तहरीक इंसाफ अगर ये हिमाकत कर रही है, मैं तो उसको सियासी हिमाकत कहूंगा कि एक चीफ जस्टिस जो कि आपको पता है कि 3 साल के लिए आप उनके रॉन्ग साइड पे क्यों खड़े होने चाहेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो ये सीनियरिटी प्रिंसिपल है जिसको तब्दील किया गया है उस पर मेरे तहफ्फुज़ात हैं। और जो हमने बात की याह्या आफरीदी साहब के लिए, मेरी नजर में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी उसी कैरेक्टर के हैं। अपराइट है, बहुत अच्छे फैसले दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जो रिफॉर्म्स है वहां पे आप देखें, और उनके हवाले से भी 12 जुलाई से पहले तो आज तक मैंने कभी किसी से नहीं सुना था कि वो प्रो पीटीआई जज है या उनकी लीनिंग है, उनका बायस है, मैंने तो नहीं सुना। इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद भी तमाम इश्यूज पे, चाहे वो 6 जजेस का खत क्यों ना हो, उस पे काजी फाइज ईसा साहब के साथ खड़े हुए थे। वो 12 जुलाई के फैसले के बाद जो हुआ है उसके बाद सब कुछ हुआ है, उस पर कानूनी तौर पर तो हम बात कर सकते हैं, बट वो भी एक अच्छे जज, अपराइट जज थे। सीनियरिटी प्रिंसिपल में मुजम्मिल साहब जो मुझे इशू है, और वो आपको भी पता है कि इस मुल्क में जब भी आर्मी चीफ की भी तैनाती होती है वो एक पॉलिटिकल इवेंट एक ऐसा बन जाता है कि 6 महीना साल आपकी सियासत उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है। और यही वजह थी। और चीफ जस्टिस की तैनाती जब होती थी 90s में, जिसपे सज्जाद अली शाह साहब का बड़ी एक फेमस मिसाल है हमारे सामने, आउट ऑफ टर्न उनको प्रमोट किया गया था जब चीफ जस्टिस बनाया गया था। उस वक्त पार्लियामान की सियासतदानों की यही राय थी कि ये नहीं होना चाहिए कि हम आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करें। पहले एक रिवायत बनी, इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस ने 18वीं तरमीम में हाई कोर्ट के लिए नहीं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रिंसिपल बनाया कि सीनियर मोस्ट होगा, ताकि ये बार बार की जो सियासत होती है, जो तनाजा है, ये ना खड़ा हो। लेकिन अब ये बात याह्या आफरीदी साहब के खिलाफ नहीं है, बात ये है कि 3 सीनियर जजेस होंगे। इस पर तो जो आज बिला वजह आप याह्या आफरीदी साहब को भी कहेंगे कि देखें हुकूमत ने उनके हक में वोट दे दिया कि वो हुकूमत का बायस उनके हक में नहीं है, ऐसा। लेकिन क्योंकि आपने एक असूल बनाया है और आपने अपना ही पार्लियामेंटेरियंस ने असूल चेंज किया है, मेरे ख्याल से इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। आप 3 साल बाद फिर देखेंगे कि सियासत आपकी इसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी कि कौन चीफ जस्टिस बनेगा, कौन नहीं बनेगा। मतलब क्लेम जो हुकूमत का है कि पॉलिटिकल मेडलिंग वो कम करेंगे अदलिया में, उसकी बजाय आपके मुताबिक बढ़ रही है। मुझे एक इसमें कमेंट में कर दूं, और किया इन्होंने कि पार्टीज की पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में उसके तनासुब से कमेटी बनाई है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, नैब चेयरमैन हो, जो कमिटीज उनके लिए है उसमें आधे ऑपोजिशन के लोग होते हैं, आधे हुकूमत ट्रेजरी के लोग होते हैं, यानी कि स्प्लिट होता है। लेकिन यहां पे आपको पता है कि जो जमात हुकूमत में होगी उसके पास ज्यादा नंबर होंगे। कल पीएमएलएन को उनके इत्तेहादियों को 8 नंबर चाहिए तो उनके पास मौजूद थे। ये एटलीस्ट ये तो नहीं करते, फिर कम से कम एक बैलेंस रहता है जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या नैब चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में होता है। सही, मतलब इसमें वो बैलेंस जो है वो रिक्वायर्ड जो था वो मेंटेन नहीं किया गया। शौकत पराजा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये इस तरमीम के हवाले से अब ये जो मर्जी के चीफ जस्टिस का आर्ग्यूमेंट है, आपको लगता है इससे चीज़ें एंटिसिपेशन में ही कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी? क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ, जिस तरह से आपको पता है सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी आवाज़ है, इसके अलावा वो एक बयानिया तश्कील देने की भी ताकत रखते हैं, अगर एक चीफ जस्टिस के हल्फ लेने से पहले ही उन्होंने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया, या फिर हुकूमत की तरफ से एक जस्टिस चला गया कि हम किसी मखसूस शख्सियत को फेवर कर रहे थे, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसी प्रेशर में पहले भी अदलिया ने काम किया है पिछले 7-8 साल, आगे भी यही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया। अगर तो ये सिलेक्शन, ये नॉमिनेशन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुई है, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हुई है,
अगर तो ये सिलेक्शन नॉमिनेशन पार्लियामेंट ने की है और पार्लियामेंट सुप्रीम है आर्टिकल 7 के मुताबिक, तो फिर कोई कंट्रोवर्शियल करे तो इसका मतलब है हम आइन को खुदा हाफिज कह दें। अगर कोई कहे कि ये पार्लियामान का अख्तियार नहीं है मुल्क चलाना, तो फिर हम क्या पार्लियामान को छोड़ दें? देखें ना, ये किसी की विम्स पे, किसी की विल्स पे मुल्क नहीं चला करते। आइन बनाना पार्लियामान का अख्तियार है, आइन में तरमीम करना पार्लियामान का अख्तियार है। यही तो कबाहतें रही माजी में कि सुप्रीम कोर्ट ने फर्द वाहिद को अख्तियार दे दिया कि आप आइन में तरमीम करें, यानी आइन को सस्पेंड करना, आइन को एब्रोगेट करना, वो बिल्कुल ही एक मामूली सा काम समझा गया इस मुल्क में। ये जो प्रिंसिपल था सीनियर मोस्ट वाला, फॉर एग्जांपल आप इस वक्त की कंट्रोवर्सी को छोड़ दें, आप समझें कि एक चीफ जस्टिस आ रहे हैं 39 डेज के लिए, एक चीफ जस्टिस आ रहे हैं कोई 6 महीने के लिए। अगर 3 साल का टेन्योर हो जो कि रखा गया, या 2 साल का टेन्योर रखा जाता, या 4 साल का टेन्योर रखा जाता, तो वो ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी होती। या 39 दिन के बाद फिर एक चीज़ है, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, प्रिंसिपल जिस पे मैं बेस कर रहा हूँ अपना आर्ग्यूमेंट, वो प्रिंसिपल ये नहीं है कि अनसर्टेनिटी है या झगड़ा है या लड़ाई है, ऐसी बात नहीं है। मेरा प्रिंसिपल है कि क्या पार्लियामान को अख्तियार है मुल्क चलाने का, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, जिसमें अभी सही बात कर रहे थे शहजाद साहब के आर्मी चीफ की जब तैनाती होती है, असल तो एम्पावरमेंट पार्लियामान की है। अगर हम ये कह दें कि हाँ पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, पार्लियामान मुंतखब नुमाइंदे लोगों के बैठकर वो फैसले नहीं कर सकते, आज की पार्लियामान पे एतराज़ हो सकता है, 2018 की पार्लियामान पे एतराज़ हो सकता है, 2013 की पार्लियामान पे एतराज़ हो सकता है, लेकिन आइन तो यही है ना। अगर आइन के तहत मुल्क चलाना है तो मेरा ख्याल है कोई अगर कंट्रोवर्सी तनाज़ा पैदा करता है तो वो या तो आइन के खिलाफ जाएं या मुल्क के कानून के खिलाफ जाएं, वो जाते रहें। किसी की विल्स पे मुल्क को, आइन को हॉस्टेज नहीं बनाया जा सकता। पर राजा साहब, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का कानून जो है वो तो ये कहता है ना कि जिस तरह आप फौज की मिसाल दे रहे हैं, वो तो हुकूमत ने करना है, हुकूमत का हिस्सा है, सेपरेट पिलर नहीं है, ये आर्गूमेंट किया जाता है। लेकिन जुडिशरी ने चेक रखनी थी एग्जीक्यूटिव के ऊपर, अगर वही थंब के नीचे आ गई एग्जीक्यूटिव के, तो फिर ये सेपरेशन ऑफ पावर जो डेमोक्रेसी का बुनियादी असूल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है कि पहले कादी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो तो उसी सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पे बने, या उससे पहले बंदयाल साहब थे, वो सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पे बने। यहाँ साकिब निसार भी सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पे बना था, इफ्तिखार चौधरी भी सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल पे बना था। तो क्या वो स्मूथ चलता रहा हमारा अदालती निज़ाम, हमारा सियासी निज़ाम? नंबर 1। नंबर 2, ये बड़ा वैलिड कंसर्न आजकल शो किया जा रहा है, भाई तैनाती हो गई, ये जो आइन में तरमीम हुई ये सिर्फ पार्लियामान की तरफ से तैनाती के हवाले से है। क्या किसी चीफ जस्टिस के जो नीचे पावर्स हैं पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिक्स में, क्या उनको कम किया गया है? क्या कहा? हाँ, 184(3) के हवाले से जो तरमीम है, सारा मुल्क को, मैं तो जब से जर्नलिस्ट बना हूं, ये 184(3) को जिस तरह से मिसयूज किया गया, क्या वो मुतनाज़ा नहीं रहा कि जब जी चाहा आपने 183 की पिटीशन ले ली? देखे ना, पार्लियामान के लीडर जो ऐवान के पूरे ऐवान के वजीर आज़म होते हैं, एक 3 सेकंड की सजा दे के आपने निकाल दिया। गिलानी साहब, एक वजीर आज़म को आपने कहा कि तनख्वाह जो थी वो बनती थी, आपने नहीं ली, लेकिन आप घर चले जाएं। एक वजीर आज़म को आपने फांसी चढ़ा दिया, 40 साल के बाद आप कह रहे हैं ओहो हमसे तो गलती हो गई, हम फेयर ट्रायल नहीं कर सके। कॉलिन पावल ने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पे पूरा इराक तबाह कर दिया, मिलियन लोग मार दिए, और फिर उसके बाद कहा ओहो दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या पाकिस्तान में वही करना चाह रहे हैं? ये तारीख अगर कंटिन्यूटी में हम देखते हैं, हम कोई एक इवेंट, एक तैनाती, एक डेवलपमेंट को मैं तो नहीं देखता। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। राना साहब, एक और इशू भी है ना, क्योंकि जिस तरह से ये तरमीम हुई, अब उस पर एक आर्गूमेंट ये भी किया जा रहा है कि जो मुसवदा था या जो मंदरजात हैं इस तरमीम के, उसमें क्लैरिटी की बहुत बड़ी कमी है। फॉर एग्जांपल, मैंने जब देखा तो ये समझ नहीं आया कि क्या सेपरेट रजिस्ट्रार होगा इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का या नहीं, या प्रिजाइडिंग जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सीनियर तस्वुर किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से या नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि बेंच में जो मेंबरान आएंगे उनका टेन्योर क्या होगा ये भी नहीं पता, क्योंकि उनमें तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन की बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि अब एक और तरमीम करनी पड़ेगी इस तरमीम को ठीक करने के लिए। देखें, प्राचा साहब ने जो बात कही थी ना, वहीं से बढ़ाऊंगा कि ये तो जब भी कोई नया काम होता है ना, इस तरह के इश्यूज आएंगे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स कर्टेल नहीं की, ना चीफ जस्टिस की पावर इस आईनी तरमीम ने कर्टेल की है। रूल्स ऑफ बिजनेस में बेंच बनाना, वो आईनी बेंच अलग से वो 13 रुकनी कमीशन बना लेगा, उसमें चीफ जस्टिस भी हैं, उसमें सीनियर मोस्ट जजेस भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, यहां तक तो उनका इख्तियार मौजूद है कि जी वो चुनेंगे और तय करेंगे, लेकिन उनकी कमांड वो अपनी अपनी है। ये जो जहां अभाम आएगा, एम्बिग्विटी आएगी, वो दूर हो जाएगी, क्योंकि हफ्ते के दिन सुबह 11 बजे वो ओथ ले रहे हैं नामजद चीफ जस्टिस, ठीक है जी। तो उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस ही आना है और यही काम करने हैं। उन्होंने सबसे पहले जो जजेस का चुनना है, उसके लिए वो जो काउंसिल बननी है 13 रुकनी, वो बनाई जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके लिए अलग से मेंबर्स देने हैं। जो बार काउंसिल के अपने हैं, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, वो तो फिक्स ही हैं, एक तरीकाकार दे दिया गया। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा इशू है। हाँ, जब तक ये शुरू नहीं हो जाता, इसकी फंक्शनिंग नहीं हो जाती, ये रहेगा। परसों मंसूर शाह साहब का ख्याल था कि हमें 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर देना चाहिए। आज उन्होंने पहला केस बाकायदा तौर पर रेफर कर दिया। तो एक तो वो उन लोगों का जवाब जा रहा है जो कहते थे कि जी ये आईनी मसाइल तो हैं ही 200 केस, तो अब पता लगेगा सारी सुप्रीम कोर्ट ये आईनी मसाइल में फंसी पड़ी और हर केस में वहां से आ रहा है। कोई इशू नहीं है, हमारे जज बड़े बेहतरीन है, ये संभाल लेंगे अगर वो सियासत में ना पड़े। अभी आपको पता है कि जिन लोगों ने एक तूफान बर्पा किया हुआ था, मैं फिर यूट्यूबर्स की बात करूंगा और कुछ पार्टी के पीटीआई के लोगों की, कि जी जो पहले कह रहे थे कि मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर तो एक लम्हे में रिजाइन दे देंगे, और आज वो कह रहे हैं अगर ये रिजाइन नहीं देते तो हमें इनके खिलाफ तहरीक चलाने की जरूरत क्या है कि हम इनके हक में खड़े हो जाएं और ये बैठ के नौकरियां करें। ये रिटायरमेंट क्यों नहीं ले लेते, इनको तो पेंशन पूरी मिलेगी। ये एक सोशल मीडिया का पिट स्यापा जो शुरू हुआ है ना इस पाकिस्तान में, इसकी भी अखीर होनी है। ये इंतहा पे पहुंचे हुए हैं, इन्होंने और ऊपर क्या जाना है। आपने पंजाब कॉलेजेस वाला मामला देख लिया कि झूठ पे मबनी एक बयानिया 3 दिन से ज्यादा नहीं चल सका, ढेर हुआ, और वो झूठी मां जो बनी थी कराची से अरेस्ट होकर चली गई। ये इनके माँ बाप जो झूठे फितरों के हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही ना तो मीडिया खुद कर लेगा। नेशनल मीडिया तो मौजूद है ना। ये कुछ दिन की कहानी होती है कि आप एक झूठ और फरेब पे कहानियां बना लेते हैं, लोग फिर ट्रस्ट के लिए यहीं आते हैं। आपको और हमें पता है, लोग कहते हैं यार ये आपके चैनल पे नहीं आई, दूसरे पे आई है, इस पे भी वो ट्रस्ट करते हैं कि हाँ फलाने पे आ गई, अब ये 2-3 पे आई है तो ये खबर तस्दीक शुदा है। लेकिन जिन लोगों ने कान आंख सुमन बुकमुन किए हुए हैं, उनको आप कुछ नहीं कर सकते कि वो अपनी मर्जी सुनना चाहते हैं। ठीक, अदलिया में जस्टिस मंसूर शाह साहब का अगर 12 जुलाई से पहले, वो कल किस्सा खुला कि मंसूर शाह और मुनीब अख्तर ने उस बेंच की मुखालफत की जो काजी साहब चाह रहे थे कि कोई भी जो चीफ जस्टिस इससे फायदा ले सकता है वो इस बेंच में ना बैठे। मेरे ख्याल में वो बड़ी अच्छी बात थी अगर ये सारे लोग उससे हट जाते और एक अच्छा बेंच अलग से बन जाता। लेकिन उन्होंने फुल कोर्ट का कहा। फुल कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल उस तरफ चले गए जहां पॉपुलैरिटी का राज था, और उनकी वजह से वो और जज वो भी चले गए, अपनी लाइन पे चले गए, और वो यकसुई से इंसाफ, मैं उसको पहले दिन से फैसले से कह रहा हूं कि 187 सिर्फ पीटीआई के लिए इस्तेमाल हुआ। अतर में नल्ला साहब सुरखेल थे, लेकिन वो कह रहे थे 2018 का नून लीग के साथ भी यही कुछ हुआ था, तो उसको साथ डाल लेते तो कतन कुछ नहीं होना था। तो फिर क्या हुआ, अब ये जो पर कटे हैं ना 187 में कि मुकम्मल इंसाफ उतना जितना आपसे मांगा गया है, 184(3) इसलिए कि पूरी दुकानदारी लगा ली थी। साकिब निसार साहब चलते फिरते वो फड़िए नहीं होते जैसे, अपने लोग रस्ते में खड़े किए हुए थे कि मेरी गाड़ी के आगे आ जाना, मैं केस लगा दूंगा, मैं रेट बदल दूंगा। भाई ये कोई तरीकाकार था चीफ जस्टिस का? उनके साथ एजाजुल एहसन साहब थे, आज तक जरूरत ना हुई कि जब वो भाग गए, नहीं जब वो भाग गए एजाजुल एहसन साहब जो इतने बहादुर थे, ये जो आज जिन लोगों को आ रही है कि जी हाई कोर्ट्स में मुदाखलत हो गई है, सुप्रीम कोर्ट केस उठा लेगी, अरे भाई एजाजुल एहसन साहब को जब साहब अदालत में बशीर साहब के पास भेजते थे, बुला लेते थे, तुमने ये करना है, इतने दिन करना है, फलां करो, वो इम्तियाज ताजवर मरहूम को बुला के धमकी लगाई कि चेयरमैन नैब कमर जमान से कहो कि मैं तौहीन अदालत लगा दूंगा सुने बगैर,
और ये बिल्कुल फीता नहीं खोलना जेआईटी की रिपोर्ट को और भेज दो, वो फिर मुंह काला हुआ, क्योंकि जब नैब का कोई काम ही नहीं था तो नैब किस चीज को डिफेंड करता वहां जज बशीर साहब भी डिफेंड कर रहे थे, आर्गूमेंट भी वही बिल्ड करते थे, क्योंकि एजाजुल हसन साहब बना के भेजते थे। तो वो इतनी जरूरत तो करते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन 1 में इतने बड़े बड़े इल्जाम लगे कि थबंटू दिए गए हैं जजों को, स्टे दे के मुख्तसर फैसला दिया, तफसीली फैसला इसलिए नहीं दिया कि पूरी पेमेंट नहीं हुई। भाई क्यों हमारी अदलिया पे ऐसे जज क्यों आए जो वकील थे फिर जज बन गए उन्हीं के? ये आज अदलिया के ऊपर जो कदगन लगी है थोड़ी मोड़ी कि पार्लियामेंट हावी हुई है, तो ये इस वजह से हुई है कि जजों ने इंसाफ की जगह दुकान लगा ली थी। तो अब ये सोचना चाहिए सब फ्री कैन को, इसमें एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें पार्लियामेंट है, इसमें अदलिया है, कि एक एक लम्हा सुकून कर लें, पीछे हटें और बात करें। ये हमारे इदारे हैं, अगर एक टेबल पे बैठ जाएंगे और पब्लिकली बैठ जाएंगे तो मसला क्या है? मतलब आप क्या कर रहे हैं ना चीजों को? बिल्कुल जो एक्टिविज्म आप समझ रहे हैं जुडिशरी से हो रहा था वो अब किसी हद तक कर्टेल होगा। शहजाद साहब, ये मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बिलावल साहब की अगर मैं बात करूं तो वो बड़ा सर्टन, बड़ा श्योर थे कि वही बनेंगे चीफ जस्टिस। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि उनको डाउट है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा कि उनको खदशा है कि इलेक्शन का ऑडिट ना शुरू हो जाए अगर शाह साहब आ जाएं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट अपना माइंड पहले ही वाजे कर चुकी थी और मौलाना साहब वाली बात ठीक है कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत एक एक जज से खौफजदा थी, इसीलिए ये सब कुछ हुआ? 100% ऐसा ही है। देखिए, जहां जैसे पीटीआई तो बात करी ना कि एक याया आफरीदी साहब को लाने के लिए किया गया, मेरे ख्याल से बात बिल्कुल गलत है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि मंसूर अली शाह साहब को हटाने के लिए किया गया था। वो ना बने चीफ इसीलिए किया गया था, और 25 तारीख से पहले ये करने की जल्दी भी इस बात की थी, वरना तो आराम से मंसूर अली शाह साहब बन जाते, फिर आप अमेंडमेंट ले आते। और जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, और बिल्कुल मैं इस इत्तेफाक करता हूं, इस खदशे की बुनियाद पे कि 25 अक्टूबर के बाद क्या होगा, उस पर आपने एक अच्छे जज को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया। आई मीन मेरे लिए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और जहां मंसूर अली शाह साहब की बात करें, मेरे ख्याल से उनका नाम एजाजुल एहसन साहब के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, उस सांस में भी नहीं लिया जा सकता। मेरे ख्याल से उनके साथ ज्यादती होगी। मंसूर अली शाह साहब एक बहुत बेहतर जज है ना, उन्होंने कोई ऐसे डिसीजंस दिए हैं, अगर कोई हो तो तारीख बता दे, कि बहुत ही उन्होंने कोई एडवेंचर दिखाया हो, ओवर रीच किया हो। ये तो मुझे तो नहीं नजर आया। उनके कोई 10 साल करियर उनका लाहौर हाई कोर्ट का या उससे भी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का। एक दो बातें अगर मैं जल्दी जल्दी बता दूं मुजम्मिल, एक तो देखिए, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपने कंपोजिशन चेंज कर दिया। पहले अक्सरियत जजेस की थी, अब उसमें हुकूमत की और पार्लियामेंट की हो गई है। जजेस को अपॉइंट करने के लिए ठीक है, बिल्कुल दुनिया भर में होता है, इंडिया में भी है, दूसरे ममालिक में भी होता है, लेकिन बेंचेस की तश्कील जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा, जिसमें लॉ मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है, हुकूमत के लोग हैं। ये कहां पे देखा गया है? क्योंकि जो इसमें मसवदा है, जो आपका अब तो जो बिल कानून आ चुका है 26वीं तरमीम, वो ये कहती है कि जजेस अपॉइंट, आईनी बेंच में जजेस कौन बैठेंगे ये बताएगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बाद में 3 जो सीनियर मोस्ट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि बेंच क्या बनेगा। लेकिन अगर जेसीपी 5 ही जजेस अपॉइंट करता है कि वो आईनी केसेस सुनेंगे, यानी कि एक ही बेंच होगा और उसमें सीनियरिटी 3 सीनियर का तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा, यानी कि बेंच फॉर्मेशन जो है वो हुकूमत के लोग कर रहे होंगे। इसकी मिसाल मेरे ख्याल से कोई नहीं मिलती है। अपॉइंटमेंट के लिए ठीक है, आप कहते हैं पार्लियामेंट को करना चाहिए, जुडिशरी की उसमें कम होनी चाहिए तादाद, समझ आता है। बेंचेस की तश्कील के लिए कैसे होगा? फिर उसमें ये कहा गया कि टाइम टू टाइम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि क्या हुकूमत ये फैसला केस को देख के भी कर सकती है कि कौन सा केस है और आपने उसको तब्दील कर दिया, आप उसको कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है। फिर जो प्रोविंसेस वाली बात बिलावल साहब कर रहे थे कि इक्वल नुमाइंदगी होनी चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है इट मे, यानी कि हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई कानूनी कदगन नहीं है। लेकिन जब आप उसको एडवोकेट कर रहे थे कि नहीं ये होना चाहिए, तो आप उसको डालना चाहिए था, उसको मैंडेटरी बनाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। फिर एक आर्ग्यूमेंट था कि देखें सारा टाइम लग जाता है आईनी और सियासी केसेस में, तो यहां पे तो नंबर ऑफ जजेस आर द सेम, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि यही 17-18 जजेस जो है और इसमें टाइम कम लेंगे? वो प्रॉब्लम भी हल नहीं हुआ। तो इस आईनी बेंच से फिर आपने प्रॉब्लम हल किया है। मेरे ख्याल से जो आपने 2-3 नुकात उठाए इसकी वजह से कॉम्प्लिकेट किया। और एक और छोटी सी बात, क्योंकि देखिए जब हम ये कहते हैं कि माजी में जजेस की तारीख रही है, बिल्कुल रही है, चाहे वो भुट्टो साहब का फांसी का फैसला हो, गिलानी साहब को निकाला, नवाज शरीफ साहब को निकाला, बट वी नीड टू बी ऑनेस्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इतनी ताकतवर थी? वो जजेस अपने आप में इतने ताकतवर थे कि उन्होंने ये फैसले कर लिए? नहीं, ऐसा नहीं था। उनके साथ ताकतवर कुव्वतें मौजूद थी, जिसमें कभी सियासी कुव्वतें थी जो कि पॉपुलर थी और वो प्रेशराइज कर रही थी, और ज्यादातर मुक्तदरा थी, एस्टैब्लिशमेंट थी जो कि सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होकर ये कर रही थी, वरना इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट इतनी ताकतवर नहीं होती। आपने देखा ना, बंदियाल साहब जब चीफ जस्टिस थे और उनकी ख्वाहिश थी 2 सूबों में इलेक्शन हो जाए, क्या करवाए पाए वो इलेक्शन? उन्होंने तो ऑर्डर भी दे दिया था, क्या ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ नहीं थी। शहजाद साहब, लेकिन राना साहब का जो पॉइंट है, राना साहब का जो पॉइंट है कि लेकिन जब आप ये इस प्रॉब्लम को नहीं हटाएंगे,
माजी को डिस्कस करते इस प्रॉब्लम को नहीं हाईलाइट करेंगे तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। शहजाद साहब, जो राना साहब का पॉइंट है कि अगर एक चीफ जस्टिस आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अपनी मर्जी का ले भी आए हैं, लेकिन तारीख तो यही बताती है कि जब एक सीट पर एक आदमी आकर उसको एक्वायर कर लेता है तो उसके बाद में किसी की एक्सपेक्टेशन भी हो कि मुझे फेवर मिलेगी तो नहीं मिलती। तो इसीलिए पीटीआई का ये बयानिया बनाना कि अब सारे फैसले हमारे खिलाफ या पीएमएलएन के हक में चले जाएंगे, ये भी तो इर्रेशनल है ना। बिल्कुल गलत है। मैंने तो ये पहले जवाब में ही कहा, मैंने कहा याया आफरी साहब एक बहुत अब तक जो शोहरत इनकी रही है, जो फैसले उनके देखे, एक अपराइट जज है, एक अच्छे जज है, कभी उनके हवाले से कोई ये नहीं कहा जा सकता कि बाय से पीटीआई कोर्ट कर रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कह दिया था उन्होंने अपने माइनॉरिटी फैसले में जब 25 मई को धरना आया था, तो उसमें क्या गलत है? जब कोर्ट को आपने यकीन दहानी करवाई आप नहीं आएंगे ब्लू एरिया तक या जिना एवेन्यू तक या रेड, और आप एक मखसूस जगह पे करेंगे, और अगर आपने उसको वायलेट किया है तो जज क्यों नहीं है ऑर्डर में अपने कह सकता, अपना क्यों नहीं ओपिनियन दे सकता कि इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बननी चाहिए? तो मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। मेरे ख्याल से एक अच्छे जज है। और पीटीआई, अगर ये मैं सियासी तौर पे बात कर रहा हूं, अगर ये उनकी स्ट्रेटेजी है तो मेरे ख्याल से सियासी तौर पे बहुत बड़ी बेवकूफी करेंगे, क्योंकि दे शुड नो कि एक जज साहब अब 3 साल के लिए आप क्यों चाहेंगे कि उनकी आप रॉन्ग साइड पे रहें। बिल्कुल। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। पराचा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से ये तरमीम हुई है, अब इसमें भी पीटीआई ने कहा कि कुछ लोगों को अगवा कर लिया गया। बीएनपी के जो 2 मेंबरान थे, नसीमा एहसान साहिबा, कासिम रोंजो, दोनों का एक कंट्रोवर्शियल इस तरह से रहा कि नसीमा साहिबा के बारे में ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि उनके हस्बैंड प्रेशर में थे और वो पिछले दरवाजे से आईं, कोई कमेंट नहीं किया। कासिम साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, बीएनपी ने शो कॉज कर दिया, फिर 4-5 लोगों ने डिफेक्ट भी किया। पीटीआई ने कहा पैसे बांटे जा रहे थे, इसीलिए डिफेक्शन हुई है। आपको लगता है कि ये प्रोसेस जिस तरह से किया गया, इसमें सिर्फ एक वोट ज़्यादा है फिल वक्त? अगर कल को कोई एक रुकन कह दे कि प्रेशर में वोट डला था, फिर क्या होगा? क्या होगा? तरमीम तो हो गई। क्या होगा? अगर अभी वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रेशर में थे, उन्होंने तो वीडियो बयान जारी किए। और इवन कौमी असम्बली के इजलास में शेर अफजल खान मरवत, बड़े रहनुमा हैं पीटीआई के, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि कोई ये जो बच्चों के अगवा की बातें कर रहे हैं, ये घर वालों के अगवा की बातें कर रहे हैं, मैं शेर अफजल की बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने असेंबली में कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये खामखा बातें कर रहे हैं। खुद अली अमीन खान गंडापुर कह रहे हैं कि पूरी पीटीआई या हमारी पार्टी जो है वो बेकाव माल बनी हुई है। अब बंदा किस पे एतबार करे? लेकिन जो ओवरऑल माहौल था, अगर आप ये कहें कि क्या वाकई वो डेमोक्रेटिक माहौल था, वो एक आइडियल माहौल था, पाकिस्तान का माहौल कभी भी आइडियल नहीं रहा। जब यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बन रहे थे तो मुजफ्फर हुसैन शाह ने 7 वोट ज़ाया कर दिए। मेरे पास अभी भी उस वोट की पिक्चर मौजूद है मेरे मोबाइल पे, उसमें नथिंग वाज रॉन्ग। या फिर 65 खड़े हो गए थे और 50 के वोट आए थे, 15 किधर गए थे, नोबडी नोज। आज जो एतराज़ है, ये कल भी एतराज़ था, लेकिन कल वाले एतराज़ को जस्टिफाई किया जा रहा था, आज के एतराज़ को बाकायदा एतराज़ बना के पेश किया जा रहा है। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि ये आइडियल माहौल था जिस माहौल में तरमीम बनती रहीं, लेकिन ये भी फैक्ट है कि खुद सलमान अकरम राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, उन्होंने भी एक हामिद मीर साहब के शो में कहा कि जी हमने मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए बहुत सी नापसंदीदा चीज़ें इसमें से निकलवाई हैं। एक प्रोसेस का आप हिस्सा बने, आखिर में आपने बाइकआउट कर दिया। फिर यही जो चीफ जस्टिस वाली कमेटी है, इसमें आपने नंबर भी दिए, बंदे भी दिए, और आखिरी टाइम पे कहा कि आपने इसका बाइकआउट कर दिया। आपने कहा हम नहीं बैठेंगे। मीन्स के जो पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं वो इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाह रहे हैं, वो इस प्रोसेस के साथ चलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर उनको कहीं से हुक्म आ जाता है, और आपको मालूम है कहां से हुक्म आता है। उसके बाद जैसे कल मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि पूरी पीटीआई में 90% लोग राजी हैं, सिर्फ एक शख्स राजी नहीं है। लेकिन ये जो 90% हैं वो आए तो उस एक शख्स की वजह से है ना। अगर इनको वोट मिला तो उस एक शख्स की वजह से मिला। इसलिए ये सर्कल विद इन सर्कल जो हमारी पॉलिटिक्स में इस वक्त माहौल बना हुआ है, ये माहौल अब वाकई राणा साहब सही कह रहे हैं कि कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। जो आपने कहा ना कि एक बंदा भी अब कह दे कि मेरे ऊपर प्रेशर आया,
जो तरमीम होना थी हो चुकी। उस तरमीम के बाद अगला प्रोसेस होना था, हो चुका। वजीर आजम की एडवाइस जानी थी, चली गई। सदर ने अपॉइंटमेंट कर दी, नोटिफिकेशन आना था, आ गया। हफ्ते वाले दिन उनका ओथ हो जाएगा। तो ये एक कहते हैं ना कि इट्स अ फॉरगॉन कंक्लूजन, ये फॉरगॉन कंक्लूजन हो गया। इस पे हाँ, अगर कोई मुस्तकबिल में कल परसों चौथ कोई और नई तरमीम आ जाती है इसको अमेंड करने के लिए, तो वो भी एक आईनी अमल होगा। सो फार इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। राना साहब 30 सेकंड्स हैं। गंडापुर साहब इस्लामाबाद पे अब चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं और 26 तारीख को वकला कह रहे हैं कि लाएअमल बनाएंगे, हामिद खान साहब की क़यादत में मार्च करेंगे। कैसे डील किया जाएगा उनको? 10 सेकंड में बताऊं, DGISI और DGISPR ने क्या बताया था। इमरान खान ने खुद क्या तकरीर की थी कि मुझे वोट लेने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों से करना पड़ता था। जनरल फैज़ हमीद ने एक एतमाद का वोट नहीं दिलवाया था मार्च 21 में इमरान खान को, जब सेनेट का इलेक्शन हफीज शेख हार गए थे। तो वो तरीका ठीक था। जब सादिक सिंधनानी पे ज़मीर का वोट जागा था, वो तरीका ठीक था। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई बात वो करो जो सामने की है। आज आपको अच्छा लग रहा है, आज आपको बुरा लग रहा है, हम तो सबके साथ बात करेंगे ना। ये क्या है, जो गंडापुर साहब हैं वो अभी तक उस रात की तावीलें देते नहीं थक रहे। वो बच्चों को फंसा के, आज सलमान अकरम राजा की मैं सुन रहा था, वो कह रहा था मैं इस तरह का सियासतदान नहीं हूं कि यूट्यूबरों के चक्रों में आऊंगा और 1500 बच्चों को गिरफ्तार करा के और भाग जाऊं। हमें तहरीक चलानी है, लेकिन हम एक तरीके से चलाएंगे। उनके अंदर वकील भी बोल रहा है, सियासतदान भी बोल रहा है। जैसे वो 19 में चाहते थे कि जनाब सीनियरिटी ही तरीकाकार जजेस की प्रमोशन का नहीं होना चाहिए, दूसरा भी होना चाहिए, आज उनके अंदर नहीं है। तो वो मिक्स है सियासतदान और वकील का। तो जब अली अमीन 3 दफा शेर ला के जा चुके हुए हैं, जब चौथी दफा वो कोई गिदड़ निकालेंगे तो फिर पता चल जाएगा यहाँ शेर बैठे हैं या गिदड़ा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, आमिर इलियास राना साहब, शौकत फराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।